हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर साइंटिफिक एकेडमी में। मैं माधव कृष्णा और आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के टॉपिक जो है वाष्पन तथा वाष्प दाब के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वाष्पन तथा वाष्प दाब। इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वाष्पन तथा वाष्प दाब। यदि किसी भी पात्र में जो खुला पात्र है, खुला बर्तन है, उसमें यदि आप पानी रख दें, क्या होगा? आप देखेंगे कुछ घंटे बाद उस पानी का जो सतह है कम हो जाएगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ऐसे ही यदि किसी भी बर्तन में आप अल्कोहल रखते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी भी मात्रा धीरे धीरे कुछ समय बाद कम हो जाएगी, उसका आयतन भी कम हो जाएगा। यदि किसी भी बर्तन में आप ईथर रख दें, एकदम सेम यही कंडीशन देखा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी मात्रा कम क्यों हो रही है? तो आप देखेंगे कि जिस भी बर्तन में ये खुला बर्तन है, ओपन वेसल है, और इसमें आपने जो भी विलायक रखे हुए हैं, अगर जल है तो कुछ समय बाद इसकी मात्रा कम हो जा रही है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल हैं ये सतह को छोड़कर धीरे धीरे वायुमंडल में लगातार जा रहे हैं। तो जब इस सतह को छोड़कर वायुमंडल में जा रहे हैं, इसकी वजह से इसकी मात्रा कम हो रही है। ये द्रव है, सतह को छोड़कर वायुमंडल में जाने का मतलब है गैसीय अवस्था में बदल जाना। तो इस तरीके से किसी भी पदार्थ का द्रव से, क्योंकि जल क्या है? द्रव। किसी भी पदार्थ का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलना ही क्या है? वाष्पन। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? वाष्पन। यानी कि पदार्थों का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलना ही वाष्पन है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के जो द्रव अवस्था है उसके कणों का सतह को छोड़कर लगातार वायुमंडल में जो जाने की घटना है, सतह को छोड़कर वायुमंडल में जाने की जो प्रवृत्ति है, उसी को वाष्पन बोलेंगे। तो वाष्पन का मतलब है द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना, गैसीय अवस्था में बदल जाना। इसको आप वाष्पन बोलते हैं। तो अब हमको बात यह करनी है कि वाष्पन की जो दर है किन किन कारकों से प्रभावित होती है। आप देखते हैं कुछ पदार्थ, जैसे आपने इसमें अल्कोहल रख दिया, बहुत तेजी से वाष्पित हो जाता है, उसकी मात्रा बहुत जल्दी कम हो जाती है। जल रखें, जल उसके कंप्रेशन में उसकी तुलना में थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तित होता है, यानी कि इसके वाष्पन की दर कम है, ज़्यादा देर तक इसमें ये बना रहता है। तो आखिर क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पन की घटना को, वाष्पन की दर को प्रभावित करते हैं। तो अब हम बात करेंगे वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। कौन कौन से कारक हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो वाष्पन की दर को प्रभावित करते हैं, और जो सबसे पहला कारक है ये है उनकी प्रकृति। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं पदार्थों की प्रकृति। जो भी पदार्थ हम द्रव के रूप में ले रहे हैं, उनकी प्रकृति पर यह निर्भर करता है। यदि इनके बीच, इन द्रव के बीच में आकर्षक बल अधिक होंगे, अंतराल आणविक आकर्षक बल का मान अधिक होगा, यानी कि जो भी इसके कण हैं दूसरे के साथ मजबूती से बंधे हुए, आकर्षक बल बहुत अधिक है, तब आसानी से इस सतह को छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए वाष्पन की दर कम होगी। और यदि कणों के बीच में आकर्षक बल का मान कम होगा, जब आकर्षक बल कम होगा, यानी कि जो भी इनके कण हैं इनके बीच में दोस्ती कम है,
आसानी से छोड़ करके वायुमंडल में चले जाएंगे, इससे दूर हट जाएंगे। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जब भी आपके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, आप ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं हटते हैं, वास्तव में नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर इनके बीच आकर्षण बल का मान कम है, तब दोस्ती इनके बीच कम है, तो क्या करेंगे, आसानी से इसको छोड़कर वायुमंडल में चले जाएंगे, गैसीय अवस्था में बदल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ये आया कि अंतर आणविक बल, जब भी अंतर आणविक बल का मान अधिक होगा, तब वाष्पन की दर कम होगी। वाष्प जो है बहुत धीमे धीमे वाष्प में ये बदलेंगे। लेकिन अगर अंतर आणविक बल है इसका मान कम होगा, तो जब भी ये पहला है, इसमें दूसरा क्या होगा, जब भी अंतर आणविक बल का मान कम होगा, ये बहुत तेजी से वाष्प में बदलेंगे, वाष्पन की दर बहुत अधिक होगी, यानी कि वाष्पन की दर अधिक होगी, वाष्पन की दर अधिक। ये पहला है जो उस द्रव की प्रकृति पर निर्भर किया। दूसरा हम बात करें, दूसरा सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल, आप जिस भी बर्तन में इसको रखे हुए हैं, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करेगा वाष्पन। आप ये देखते हैं कि यदि 1 लीटर पानी है, उसको आप बाटल में रख दिए, बाटल खुला हुआ है, क्योंकि हमेशा ओपन बेजल की हम बात करें, खुले बर्तन की बात कर रहे हैं, खुले पात्र की बात कर रहे हैं, तो जब भी ये खुला होगा जो बाटल है, तब भी 1 लीटर पानी को वाष्प में बदलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन उसी 1 लीटर को बाल्टी में रख दिए, तब उसकी तुलना में बहुत जल्दी वाष्पन में बदल जाएगा, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। और उसी को ड्रम में रख दिए, तब और भी तेजी से वाष्प में बदल जाएगा। और पूरे बाल्टी का जो पानी है 1 लीटर जो है, उसको अगर फर्श पे पूरा छिड़क दिए, तब पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम समय में बहुत जल्दी वाष्प में बदल जाएंगे। यानी कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है, पृष्ठ क्षेत्रफल का मान जितना अधिक है, वाष्पन उतनी ही तेजी से बन रहा है, वाष्पन की दर उतनी ही अधिक है। और यही चीज़ आप देखते भी हैं, अगर कपड़ा, जो भी कपड़ा आपने धुला हुआ है, उसको फैला करके जब रखते हैं, बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत अधिक है। लेकिन अगर उसको मोड़ करके रख दें, तब उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें जो जल है उसको वाष्प में बदलने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल उसका कम हो गया है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल ये जो है वाष्पन के समानुपाती है। जितना अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वाष्पन उतना ही अधिक होगा, वाष्पन की दर उतनी ही अधिक होगी। और तीसरी जो पॉइंट की बात करें, तापमान, ताप का जो प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या ताप का प्रभाव है? बहुत ही कॉमन सेंस है ये। आप देखते हैं गर्मी के मौसम में कपड़े बहुत अधिक जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो भी उसमें जल है वाष्प में बहुत तेजी से बदल जाता है, क्योंकि ताप का मान अधिक होता है। लेकिन जाड़े के मौसम की अगर बात करें, तब क्या हो, तो जाड़े के मौसम में आप देखेंगे कि जाड़े के मौसम में ताप कम होता है, इसीलिए उसी कपड़े को सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जब ताप कम है तो उसमें जो उपस्थित जल है वाष्प में धीरे धीरे बदलेगा और इसलिए सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ताप जो है ये वाष्पन के समानुपाती ये भी होता है। जितना अधिक ताप होगा उतना ही वाष्पन की दर अधिक होगी, वाष्पन की प्रक्रिया उतनी ही तेज होगी, वाष्पन की दर उतनी ही अधिक होगी। यदि ताप का मान कम है तो वाष्पन का मान भी कम है, इसीलिए जाड़े में कपड़ों को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ताप कम होता है तो वाष्पन की दर भी कम है, कपड़ा देर से सूखता है। इस ताप का क्या प्रभाव होता है वाष्पन पे? तो ताप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती होता है। ये जो है वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक है। अब इस वाष्पन से संबंधित जो अगला कारक है वाष्प दाब, इसके बारे में हम बात करें कि वाष्प दाब क्या है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। इसी में आप लिखे भी हैं हेडिंग में वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो क्या है वाष्प दाब? अब इस पॉइंट को भी समझना है कि वाष्प दाब क्या है। जैसे आपने खुले बर्तन में रख दिया, इसमें
जो भी द्रव भरे हुए हैं वो द्रव लगातार सतह को छोड़कर वायुमंडल में जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसको आप वाष्पन बोल रहे हैं। लेकिन अगर इसको ढक दें तब वाष्प में परिवर्तित तो होंगे लेकिन वायुमंडल में नहीं जा पाएंगे। तब क्या हो, ये जो द्रव है और ये है गैस, द्रव लगातार गैस में बदलेंगे और प्रारंभ में जो है द्रव बहुत ही तेजी से गैस में बदलते हैं, लेकिन जो भी गैस की मात्रा अधिक है, चूंकि ये वायुमंडल में नहीं जा पा रहे हैं, जिस बर्तन से ढके हुए उसी के ऊपर जा करके लगातार यहाँ पे देखिए इकट्ठा हो जाए, और जब भी इसकी मात्रा अधिक होगी तो अब ये गैस जो है ठंडी होकर के फिर से द्रव में बदलना शुरू हो जाए। तो इस द्रव का गैस में बदलने की घटना को आप क्या बोल रहे हैं, वाष्पन, इवापोरेशन। और गैस का ठंडा होकर के द्रव में धीरे धीरे बदलने की जो घटना है उसको आप क्या बोल रहे हैं, संघनन, कंडेंसेशन, संघनन। तो आप शुरू में देखेंगे कि सपोज दैट यहाँ पे पानी आप रखे हुए हैं, किसी भी एक दिए गए ताप पर, ताप अधिक है, पानी बहुत तेजी से गैस में बदल रहा है, द्रव तो बहुत तेजी से गैस में बदल रहा है, इस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे, वाष्प। लेकिन चूंकि बर्तन से ढका हुआ इसलिए ये वाष्प जो है बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर से ये ठंडा होकर के द्रव में बदल जा रहा है, इसको आप क्या बोल रहे हैं, संघनन। प्रारंभ में इस वाष्पन का मान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो भी ज्यादा वाष्प बन जाता है, अब ये गैस जो है तेजी से द्रव में भी बदलने लगती है, यानी कि संघनन का मान भी अधिक होने लगता है। एक ऐसा समय आएगा कि वाष्पन और संघनन दोनों की दर बराबर हो जाएगी, यानी कि संघनन बराबर वाष्पन, और इस अवस्था को आप क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि ये साम्य की अवस्था है, इन इक्विलिब्रियम, ये साम्य में है। अब ये साम्य की अवस्था में है, तो उसी साम्य की अवस्था पर इन गैसों के कणों द्वारा इस बर्तन पे कितना दाब लगाया गया, इसको आप कहेंगे वाष्प दाब। तो वाष्प दाब की परिभाषा क्या हुआ, एक निश्चित ताप पर या एक दिए गए ताप पर गैसों के द्वारा या गैस कणों के द्वारा लगाया गया दाब ही, या वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है, जो साम्य की अवस्था में हो। तो इसका परिभाषा ये बना, किसी स्थिर ताप पर या दिए गए ताप पर, क्योंकि आप जानते हैं कि ताप बदलने पर वाष्प की अवस्था बदलती है, वाष्पन की दर बदलती है, इसलिए स्थिर ताप हम ले रहे हैं, किसी स्थिर ताप पर गैसीय कणों द्वारा लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। यदि ये साम्य की अवस्था में हो, यदि ये साम्य की अवस्था में हो, ये इसका परिभाषा है। बात करें कि वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें जो पहला कारक है द्रव की प्रकृति या द्रव की प्रकृति। जैसे आप वाष्पन के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें पहला कारक था द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। क्या था, आपको इसमें बताया गया प्रकृति में कि जब भी अंतरा आणुक आकर्षण बल, जो भी अंतर आणविक आकर्षण बल है उसका मान अधिक होगा, जब भी इनके बीच में आकर्षण बल अधिक होंगे तब ये वाष्प में कम बदलेंगे, वाष्पन की दर कम होगी, और जब वाष्पन की दर कम होगी तो वाष्प दाब भी कम होगा, क्योंकि जब कम वाष्प बनेगा तो कम दाब लगाएगा, इसलिए वाष्प दाब का मान कम होगा। यदि आकर्षण बल इनके बीच कम हो, यानी कि एक दूसरे से दूरी पे आकर्षण बल इनमें कम है, तो जब आकर्षण बल कम है तो बहुत तेजी से ये वाष्प में बदलेंगे, और जब वाष्प में तेजी से बदलेंगे, वाष्प ज्यादा बनेगा, तो जिस बर्तन से आप ढके हैं इसके ऊपर दाब भी अधिक लगाया गया, यानी कि वाष्प दाब का मान अधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक है तो वाष्पन की दर कम होगी, वाष्प कम बनेगी,
होगा, वाष्प दाब कम होगा। ये है। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको आप सरफेस एरिया बोल रहे हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपने ये पढ़ा कि पृष्ठ क्षेत्रफल जब अधिक होता है, जब पृष्ठ अधिक क्षेत्रफल का बर्तन है, वाष्प ज्यादा बनाएगा, इसलिए वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो इस तरीके से पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्प दाब अधिक होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ज्यादातर जब भी हम बात करते हैं तो जो भी बर्तन हम प्रयोग कर रहे हैं एक ही बर्तन होता है, उसी पर हम वाष्प दाब पता करते हैं। तो जब एक ही बर्तन है तो पृष्ठ क्षेत्रफल लगभग बराबर है, इसलिए यहाँ पे इस पृष्ठ क्षेत्रफल का कोई विशेष महत्व नहीं है। जो तीसरा कारक है ताप का प्रभाव, इसमें एक बात करेंगे, जब भी ताप अधिक होगा वाष्प अधिक बनेंगे, इसलिए वाष्प दाब का मान अधिक होगा। और आप देखते भी हैं कि पानी अगर आप गर्म कर रहे हैं या जब भी खाना बना रहे होंगे, ताप कम जब होता है तब वाष्प कम बनते हैं, इसीलिए वाष्प बनने की प्रक्रिया धीमी होती है। लेकिन जब आप ताप अधिक कर देंगे, अधिक वाष्प बने लगेगा। जब तेजी से वाष्प बनेंगे या जब भी उनकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो एक साथ तेजी से वाष्प बाहर होते हैं, जिसकी वजह से वो इतने भारी सीटी को भी ऊपर उठा देते हैं और तेजी से गैस बाहर निकलती है। इस ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे जो नियम आया है, जो समीकरण हम जिस समीकरण के द्वारा ताप का प्रभाव हम व्यक्त करते हैं, उसको कहा जाता है क्लैसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। क्लैसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। यदि ताप जब T1 है तो उस समय वाष्प दाब कितना है, P1, और जब ताप का मान T2 हो गया तो वाष्प दाब कितना हो गया, P2। तो इस अलग अलग ताप पे वाष्प दाब का मान क्या होगा, क्या इनमें संबंध होगा, इस पॉइंट को हम व्यक्त करना चाहते हो। तो इसके लिए क्लैसियस-क्लैपेरॉन समीकरण, इस समीकरण के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। क्लैसियस-क्लैपेरॉन समीकरण क्या है ये? नेचुरल लॉ P2/P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। इस समीकरण के द्वारा इसको आप व्यक्त कर सकते हैं, 1/T1 माइनस 1/T2। आप जानते हैं कि जब भी नेचुरल लॉग को log बेस 10 में बदलते हैं, 2.303 का गुणा करते हैं, इसलिए इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, 2.303 log P2/P1 बराबर डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R, इसको क्या लिखेंगे आप, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये समीकरण है। और इसी समीकरण को अगर फिर से आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, log P2/P1 बराबर 2.303 उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा H वेपराइजेशन जो है 2.303 का डिवाइड हो गया, नीचे R है, इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये क्लैसियस-क्लैपेरॉन समीकरण है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि क्लैसियस-क्लैपेरॉन समीकरण क्या है या किस समीकरण के द्वारा वाष्प दाब पर ताप के प्रभाव को आप व्यक्त करते हैं। तो ये है क्लैसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। तो अब हम बात करेंगे विलयन का वाष्प दाब तथा अवाष्पशील विलय के लिए राउल्स का नियम। क्या है ये? आप जानते हैं किसी भी विलयन में ए और बी ये दोनों मिलकर के पूरा विलयन बना रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन बना रहे हैं। ए को क्या बोल रहे हैं आप, ए जनरली आप विलायक को ए के रूप में व्यक्त करते हैं और विलय को बी के रूप में व्यक्त करते हैं। हमेशा यहाँ के लिए जो हम प्रयोग करें, ए हमेशा विलायक है जो कि द्रव की अवस्था में होगा, इसलिए उसकी हम बात ही न करें। विलय जो है ये दो अवस्था में हो सकता है। पहला, अवाष्पशील पदार्थ को आप विलय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा वाष्पशील पदार्थ को विलय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो विलय है ये दो प्रकार का हो सकता है, अवाष्पशील और वाष्पशील। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, अवाष्पशील के लिए यही आपको पढ़ना है, अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। तो जब भी अवाष्पशील विलय पदार्थ आप प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप देखते हैं कि कोई भी इसमें अगर जल हम लें और जल को इस बर्तन में लगातार हम गर्म कर रहे हैं, जो भी ढके हुए हैं, बहुत तेजी से वाष्प बनता है, और जब वाष्प ज्यादा बनेगा तो इसके ऊपर
ज्यादा यहाँ पे दाब भी लगेगा, इसलिए वाष्प दाब का मान अधिक होगा। शुरू में आप देखते हैं अगर जल को आप गर्म करेंगे तो वाष्प बहुत तेजी से बनता है, इसलिए वाष्प दाब का मान बहुत अधिक होगा। लेकिन उसी जल में अगर आपने चीनी मिला दिया या ग्लूकोज मिला दे तब क्या होगा? जो चीनी और ग्लूकोज मिला रहे हैं वो अवाष्पशील पदार्थ है, ये वाष्प के रूप में नहीं बदल सकते, क्योंकि उससे आसानी से तो जल ही पूरा वाष्प के रूप में बदल जाएगा, वो वाष्प के रूप में नहीं बदलेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो आसानी से उस तुलनात्मक ताप पर वाष्प में न बदलें उसको आप कहेंगे अवाष्पशील पदार्थ। तो जब भी हम अवाष्पशील पदार्थ को विलेय के रूप में प्रयोग करेंगे तब क्या होगा? तो जब भी शुरू में देखिए प्रारंभ में सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ जल था, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में जल जो है जल बहुत ज्यादा मात्रा में वाष्प के रूप में बदला था, वाष्प दाब बहुत अधिक था। लेकिन जब आपने अवाष्पशील पदार्थ चीनी या ग्लूकोज या यूरिया कुछ भी इसमें मिला दिया तब क्या होगा? कुछ पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इन कणों के द्वारा घिर गया, जो अवाष्पशील है उनको द्वारा घिर गया, और जब कुछ क्षेत्रफल इनके द्वारा घिर गया तो अब जल वाष्प में कम बदलेगा, वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि वाष्प जब कम बनेंगे तो कम इसके ऊपर दाब लगाएगा, इसलिए वाष्प दाब का मान कम हो गया। और यदि आप चीनी थोड़ा सा और ज्यादा मिला दें तब क्या होगा? तब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल जो है और ज्यादा अवाष्पशील पदार्थों द्वारा घिर गया, इसलिए जल को अब जगह कम मिल पा रहा है, जल द्वारा घिरा गया पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो गया। और आपको एग्जाम्पल बताया गया कि जब पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा वाष्प कम बनेगा, इसलिए अब वाष्प पहले से कम बनना है, वाष्प दाब कम हो। यानी कि हमने देखा कि जैसे अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हैं वाष्प बनने की दर कम हो रही है, इसलिए वाष्प दाब कम हो रहा है, और जितनी ज्यादा मात्रा में मिला रहे हैं उतना ही वाष्प दाब कम हो रहा है। यानी कि उसी को हम क्या बोल सकते हैं? उसी को दूसरी भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वाष्प दाब है, ये देखिए विलायक का जो वाष्प दाब है उसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती है। ये क्या है? मोल प्रभाज्य। यानी कि जब जल की मात्रा बहुत ज्यादा होगी इसकी तुलना में वाष्प ज्यादा बनेगा, क्योंकि जब चीनी ज्यादा मिला दे रहे तो वाष्प कम बने, इसका मतलब जितना ज्यादा जल होगा उसकी मूल प्रभाज्य उसका जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। तो इसको जब बराबर करेंगे तब क्या होगा? आप जानते हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह होता है बराबर करते हैं, नियतांक का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया P नॉट A का A, ये मूल प्रभाज्य है। P नॉट A क्या है? शुद्ध अवस्था में A या 1 जो इसको आप लिख रहे हैं, 1 या A का क्या मतलब है? विलायक। तो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, जब भी नाट लग जाता है यहाँ पे तो इसका मतलब है वाष्प दाब। पी को आप वाष्प दाब बोल ही रहे हो, वेपर प्रेशर, और नाट का मतलब शुद्ध अवस्था में, यानी कि शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब ये है, ये आ गया। अगर इसको आप इस साइड में लिखें तब क्या होगा? पी ए, ये पूरा आपका ए के लिए वाष्प दाब का मान आ गया। लेकिन अगर अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तब क्या होता है, इसको हमको देखना पड़ेगा। पूरे विलयन का वाष्प दाब अगर हम पता करेंगे तो चूंकि आप जान रहे हैं पूरे विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पूरे विलयन का वाष्प दाब बराबर जल का वाष्प दाब प्लस अवाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब। तो ये हो गया जल का वाष्प दाब। जल का वाष्प दाब क्या है? P, और अवाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब क्या है? P2। 2 का मतलब आप जानते हैं, या B का मतलब विलयन। इसको आप 1 की जगह पे A लिखें, 2 की जगह पे B लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है ये क्या है? अवाष्पशील। तो जब ये अवाष्पशील है तो इसका मान कितना होगा? 0, क्योंकि अवाष्पशील का मतलब जब वो वाष्प में बदल ही नहीं पाएंगे, उनके द्वारा कोई भी दाब नहीं लगेगा। जब वाष्प में बदलेंगे ही नहीं तो यहाँ पे दाब कैसे लगाएंगे? कोई दाब नहीं, इसलिए इसका मान कितना होगा? 0। और जब इसका मान 0 रखेंगे तो क्या आ गया? PS इक्वल टू PA, और PA का मान कितना है? तो ये आप लिख सकते हैं P नॉट A का A। इसको अगर एक साथ लिखें तो क्या लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं PS अपान P नॉट बराबर का A। देख लीजिए PS अपान P नॉट A बराबर का A।
इसको आप इस साइड में लाए तो डिवाइड हो गया, तो पी एस अपन पी नॉट ए इक्वल टू काई। इसको 1 में से माइनस करेंगे, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है तो 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, 1 में से घटा दें, तब क्या आएगा 1 माइनस पी एस अपन पी नॉट ए बराबर 1 माइनस काई या x1। इसको आप सॉल्व करें, क्या आएगा सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपन पी नॉट ए। यहाँ पे देखिए इसी को सॉल्व करने कर दिया, इसका मान कितना आ गया आप जानते हैं, काई ए प्लस काई बी या काई 1 प्लस काई 2 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 1 माइनस काई ए इक्वल टू काई 2। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये काई 1 प्लस काई 2 इक्वल टू कितना होता है 1, तो 1 माइनस एक्स 2 इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस काई 1 या x1। ये देखिए इसी मान को हमने यहाँ पे रखा हुआ, यही है राउल्ट्स का नियम। अवाष्पशील पदार्थ के लिए ये राउल्ट का नियम है। क्या है ये, इस पूरे को आप बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक रिलेटिव अवनमन, इसके बराबर है ये विलेय का मोल प्रभाज्य। ये है विलेय का मोल प्रभाज्य, यही है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या बन गया, तो राउल्ट का नियम आया कि अवाष्पशील विलेय के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के अवाष्पशील पदार्थ के लिए, शुरू में आपने लिखा अवाष्पशील पदार्थ के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ये है राउल्ट का नियम। थोड़ा सा यहाँ पे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है इसको हम समझेंगे। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम समझते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का क्या मतलब आया। आप जानते हैं शुरू में जब शुद्ध पदार्थ सिर्फ जल है तो उसका वाष्प दाब कितना है पी नॉट ए। शुद्ध अवस्था में जब सिर्फ जल है तो आप जानते हैं कि सिर्फ जल रहेगा तो बहुत ज्यादा वाष्प बनेगा, इसलिए वाष्प दाब अधिक होगा, वह उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा जिसको आप कहेंगे पी नॉट ए। यानी कि विलायक का शुद्ध अवस्था या पी नॉट ए भी लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए या पी नॉट 1, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है विलायक का। जब इसमें आप अवाष्पशील पदार्थ मिला दें तब क्या होगा, तो जब अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए तो अब ये बन गया विलयन। और आप जानते हैं कि जब भी अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, इसलिए विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया PS। ये विलयन का वाष्प दाब है। अगर नहीं पता है तो ब्रैकेट में इसको आप ऐसे लिख देंगे, S का मतलब सोल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब, इसको हम PS से लिख रहे हैं, विलयन के वाष्प दाब को किससे लिख रहे हैं PS। और ये क्या है शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब ये है। तो शुरू में इतना था, अवाष्पशील पदार्थ मिला देने के बाद कम हो गया इतना, तो इसको क्या बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब कम होना, वाष्प दाब का अवनमन कितना कम हुआ ये कैसे आप पता करेंगे। तो जब भी आपको वाष्प दाब का अवनमन पता करना होगा पी नॉट ए या पी नॉट 1 माइनस PS, ये है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब कितना कम हुआ, शुरू में इतना था जब शुद्ध अवस्था था तो सिर्फ विलायक था तो, और इसमें जब आप अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए कम हो गया, कितना कम हुआ पी नॉट ए माइनस PS। आपेक्षिक का क्या मतलब, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक का मतलब होता है पूरे की तुलना में, और पूरा आप जानते हैं कि पूरा क्या है पी नॉट ए, क्योंकि यही इसी की वजह से पूरा वाष्प दाब है, तो पी नॉट ए या पी नॉट 1 जो भी लिखा है यही है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन
विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ये है राउल्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम हमेशा पूछा जाता है आपके बोर्ड में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इस पे आते हैं, लेकिन बहुत ईजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है। जो भी शुद्ध अवस्था में होगा विलायक का मोल होगा पी नॉट ए, जो विलयन का होगा पीएस होगा। इन दोनों के हेल्प से आप क्या पता करेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक गौणमन, और इसको किसके बराबर दिखाएंगे, विलेय का मोल प्रभाज्य। तो यही आ गया पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए बराबर काई टू विलेय का मोल प्रभाज्य। और विलेय का मोल प्रभाज्य कैसे लिखते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बटे टोटल कुल मोलों की संख्या। यही है राउल्ट इक्वेशन, राउल्ट का ये समीकरण है, राउल्ट इक्वेशन यही है राउल्ट का समीकरण। अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक गौणमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ये पूरा है वाष्प दाब का अपेक्षिक। तो अब हम बात करेंगे राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम का तुलनात्मक अध्ययन। इन दोनों में हम तुलना करेंगे, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम में क्या समानता है और क्या असमानता है, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी के बारे में। तो इसलिए दोनों का, जब दोनों नियम आप पढ़ चुके तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना भी जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं राउल्ट के नियम वर्सेस हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम वर्सेस हेनरी का नियम। इसके बारे में क्या है ये, आपने पढ़ा कि राउल्ट के नियम में कि किसी भी वाष्प जो दाब है इसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती है, और इसलिए जब बराबर करेंगे तो क्या आएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए या काई ए, यानी कि इसका जो मोल प्रभाज्य है इसके समानुपाती होता है जब बराबर करेंगे नियतांक। ये नियतांक है जो शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब है। तो ये हो गया राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट का नियम है। हेनरी का नियम क्या है, तो ये आ गया हेनरी का नियम। जब भी हम बात करते हैं तो ये जो उसके ऊपर लगाया गया दाब है मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। अगर हम ए की बात करें तो ए है, बी की बात करें तो बी है। गैस के लिए वहां पे पता करते हैं आप, तो ये पता करते हैं इसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती है। और जब बराबर करते हैं तब क्या आता है, P इक्वल टू के एच, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका जो तो यदि हम बात करें कि हेनरी के नियम के बारे में, तो आप जानते हैं कि जो भी लगाया गया दाब है उसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती है। और जब बराबर करेंगे तब क्या होगा, नियतांक का गुणा। और यहाँ पे जो नियतांक है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक है या हेनरी स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट, ये जो है हेनरी का नियम है, हेनरीज लॉ। आप देख रहे हैं कि जो दोनों नियम है ये दोनों वाष्पशील पदार्थों के लिए। तो ये समानता क्या हो गया, समानता की हम बात करें, समानता है तो पहला जो सिमिलरिटी है, पहले जो समानता है दोनों नियम वाष्पशील पदार्थों के लिए है। ये पहला है। आप देख रहे हैं जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं ये वाष्पशील है। ये नहीं कि आपने लिखा हुआ है हेडिंग में क्या वाष्पशील पदार्थों का, तो आप कहेंगे कि राउल्ट का नियम तो हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए पढ़े। नहीं, राउल्ट का नियम किसके लिए आप प्रयोग कर रहे थे, वाष्पशील जो विलायक था, विलायक वाष्पशील था, इसलिए विलायक के लिए आप प्रयोग कर रहे थे। और ये क्या है, उसका आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज्य, जो भी उसका वाष्प दाब है मोल प्रभाज्य के समानुपाती है। तो यह भी विलेय पदार्थ के लिए लागू हो रहा है और यह भी विलेय पदार्थ के लिए है। तो दोनों जो है, दोनों नियम वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए है। दूसरा क्या है, जो वाष्प दाब है या आंशिक दाब है ये मोल प्रभाज्य के समानुपाती है। यानी कि दोनों के लिए क्या है, वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब या आंशिक दाब, आंशिक दाब मोल प्रभाज्य के समानुपाती है, मोल प्रभाज्य के समानुपाती। ये दूसरा है। लेकिन
असमानताएं क्या, इसके बारे में देखिए। तो जब भी हम असमानताओं के बारे में बात करेंगे, पहला ये है, देखिए स्थिरांक की पहले बात करें। यहाँ पे जो स्थिरांक है, ये स्थिरांक में असमानता है। राउल्ट के नियम में स्थिरांक क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और यहाँ पे क्या है, हेनरी स्थिरांक। तो स्थिरांकों में अंतर है, स्थिरांकों में असमानता है, यह अंतर है। और दूसरा देखिए, जिस हम राउल्ट के नियम की बात कर रहे हैं, ये राउल्ट का नियम मेन रूप से यही पॉइंट आप लिख रहे हैं कि दोनों के स्थिरांकों में असमानता है। लेकिन एक पॉइंट यह भी हो सकता है कि जो राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट का नियम पूरा जो अधिक मात्रा में जो विलायक है उसके लिए लागू होता है, जबकि हेनरी का नियम वाष्पशील जो भी जल में विलेय गैस की मात्रा है उसके लिए, यानी कि उसकी मात्रा कम होती है, वो विलेय है, विलेय गैस की मात्रा के लिए लागू है। ये दोनों में असमानता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट समाप्त हो गए। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।